हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है अनलॉक द हाउस। ये जो हमारा जो पार्लियामेंट पिछले मार्च के 23 तारीख से जो बंद पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री सेशंस नहीं हुई है, तो उसी पे ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल लिखे हैं अधीर रंजन चौधरी जी ने। और यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या पार्लियामेंट्री मीटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल हमारे जो बेसिक जो फैक्ट्स है जो इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के मद्देनज़र, वो हमारा बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर देती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उस एंगल से हमारे लिए बहुत बेसिक मतलब पार्लियामेंट्री फैक्ट्स जानने के हेतु ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में अधीर रंजन चौधरी जी ये कहते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है। ये तो हम लोगों को मालूम ही होगा शायद। ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के निवासी है या लोग हैं, एडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमारे लिए ही, मतलब हम ही ने हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित किया है। और ये डिक्लेयर करता है जो अल्टीमेट सॉवरेंटी है, देश की जो अल्टीमेट जो शासन है वो लोगों के हाथों में है। जो शासन व्यवस्था है, अल्टीमेट सोवरेंटी, यहाँ पे रूलर नहीं है, किंग नहीं है भारत का, ये लोग है, पीपल है। तो ये हमारे और कोई नहीं कहता, ये हमारे महान जो संविधान है वो कहता है कि जो अल्टीमेट सोवरेंटी है, अल्टीमेट पावर है, रेस्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पीपल। सो ये जो आइडिया, जो अथॉरिटी ऑफ द पीपल, जो देश, जो सोवरेंटी जो लोगों के हाथों में है, ये एक्सरसाइज होती है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब हम लोग अपना जो विधायक है या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हम इलेक्ट करते हैं, हम चयन करते हैं, ना कि वो अपने आप इलेक्ट होते हैं या कोई और इलेक्ट करता है। इसका मतलब जो अल्टीमेट अथॉरिटी है सरकार बनाने का, या सरकार का जो अल्टीमेट पावर है, ये लोगों में ही, मतलब लोगों के पास ही है। तो और जो संविधान के जो एक्सपर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो किस पे आधारित है, कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, लोगों की रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये बोलती है कि गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल होना होगा, और अकाउंटेबल, उसको उत्तरदायी होना होगा, अकाउंटेबल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसको वो अकाउंटेबल होगा, उसको वो उत्तरदायी होगा, जो मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन पे वो उत्तरदायी है। तो वी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओ और पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी कहते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज या एमएलएज है, वो अपना पावर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के लोगों के से ही डिराइव करते हैं। भारत के लोगों के हाथों में ही उनकी पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भारत के लोगों से ही आती है। और यहाँ पे राइटर चौधरी जी ये एडमंड बर्ग की एक कोटेशन, एक कथन कहते हैं कि पार्लियामेंट इज़ नॉट ए कांग्रेस ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट एंड हॉस्टाइल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट में अलग अलग मत के लोग नहीं बैठते हैं, दूत नहीं बैठते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि अपना अपना जो मत है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसकी वो सर्व करे, उसकी वो एडवोकेसी करे, या अपने अपने लोगों की वो एजेंट के हिसाब से, मतलब वो वहाँ पे काम करे। लेकिन पार्लियामेंट है एक, इज़ ए डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ वन नेशन। ये एक, मतलब एक नेशन की एक असेंबली है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट, और उसकी एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वन इंटरेस्ट, डेट ऑफ द होल, सभी लोगों की वो इंटरेस्ट सर्व करता है, न कि एक गुट की, एक समूह की, एक जाति की इंटरेस्ट। वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सर्व नहीं करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है और देश के सभी लोगों की इंटरेस्ट को वो सर्व करती है। और वेयर नॉट लोकल पर्पजेस, कोई स्थानीय उद्देश्य, नॉट लोकल प्रेजुडिसेस, किसी की मतलब चाह या हिंसा या द्वेष या कोई भी उसकी आपसी जो मत है उसको नहीं सर्व करता है। और टू गाइड बट द जनरल गुड रिजल्टिंग फ्रॉम द जनरल रिलीजन ऑफ द होल, और ये सभी की भलाई की बात करती है। और यहाँ पे ये कहते हैं यू चूज़ ए मेंबर इंडीड, बट व्हेन यू हैव चूजन हिम ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिस्टल बट इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी देखिए, हम लोग तो इलेक्शन से हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट करते हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो वो पार्लियामेंट जब हम इलेक्ट करते हैं, वो मतलब वो मेंबर ऑफ ब्रिस्टल, ये
मतलब कि बाहरी देश की कोई मेंबर नहीं होते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मतलब बाहरी देश के पार्लियामेंट हमारे देश के ही मेंबर हैं, मतलब लोग हैं, और हमारे देश के पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं, और हमारे देश के लोगों के बारे में ही उनको सोचना चाहिए, ये कहना है राइटर का। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि अगर जब लोग जब अपना रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं, तो वो सभी को रिप्रेजेंट करता है, जो मेंबर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति, वर्ग, रंग, मतलब सभी से परे होके वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों की जो मन की जो अभिव्यक्ति है वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो इच्छा या उनकी जो दुख या सुख सभी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे देश के ही मतलब एज ए होल रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं से आपका पार्लियामेंट से आते हैं, आपका वहाँ से एक्ट्स, रूल्स, सब रूल एक्सेट्रा वहाँ पे ही बनता है, जो कि देश को सर्व करती है। मतलब ये सब बेसिक फैक्ट है। और जो पार्लियामेंट्रीज है वो जो बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि हमारा जो संविधान की जो स्पिरिट है, जो कि जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो प्रिंसिपल है प्रियम्बल में, उसको वो मतलब सर्व करते हैं, उसी को अपहोल्ड करते हैं। और जो पार्लियामेंट है इज़ एन एरेना, एक मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पे डिबेट एंड डायलॉग, डिसेंसी एंड डिस्कशन से मतलब सभी चीज़ सॉल्व होती है, या सभी देश की जितनी प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। और ये डायडम्स ऑफ पार्लियामेंट्री नाइसिटीज़ कहा गया है। मतलब डायडम्स मतलब मुकुट, मतलब पार्लियामेंट्री जो नाइसिटी जितनी अच्छाई है उसका मुकुट कहा गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को। और राइटर यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं जो कोरोना वायरस की महामारी के हेतु जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बंद हो गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, और कहते हैं कि अभी ये पेंडेमिक के मद्देनज़र पार्लियामेंट अपना जो बिजनेस है उसको कैसे रिज्यूम करेगा, वो फिर से कैसे पुनर्संचालन होगा। अभी देखिए, अभी जो फाइनेंस बिल है, तो ये अभी फाइनेंस बिल आपका जो है उसको तो पास होना होता है, वो तो हालांकि लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन ये फाइनेंस बिल भी अभी रुका पड़ा हुआ है, ये मतलब पार्लियामेंट बंद हो जाने से। अभी देखिए यहाँ पे फाइनेंस बिल के कुछ फैक्ट्स कहते हैं, वो हालांकि हम सभी लोग को जानते हैं, या हम जान लेते हैं ये, कि हम जो फाइनेंस बिल है ये कंसर्न करती है देश की फाइनेंसेस से, और रेंजिंग फ्रॉम टैक्सेस या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यूज़ है या एक्सपेंडिचर्स है वो सभी ये फाइनेंस बिल में आती है। और गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स है और रेवेन्यू और बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे समेटा हुआ होता है फाइनेंस बिल में। तो जब फाइनेंस बिल जब अब प्रेजेंट जब बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, तो ये फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये लोकसभा में ही होता है फाइनेंस बिल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग को मालूम है शायद। सो ये फाइनेंस बिल देखिए अभी बहुत क्रूशियल होता है देश के लिए। अभी देखिए अभी जो फाइनेंस बिल अब ये बिना कोई मतलब डिस्कशन के अगर पास हो गया तो ये कैसा रहेगा, ये कहना है राइटर का। ये एक मतलब अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है कि फाइनेंस बिल आपका बिना डिस्कशन के पास हो जाता है। तो आपका जो पार्लियामेंट की जो स्टॉलिंग या प्रोरोगेशन हुआ आपका पैंडेमिक की वजह से, आपका 22-23 से आपका पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं हो रहा है, तो पार्लियामेंट्री कोई भी स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने अपना कोई भी काम नहीं किया है। तो इसमें जो फाइनेंस बिल जो किस तरह पास होगी, मतलब या पास हुई है तो किस तरह पास हुई है, यही प्रश्न करते हैं राइटर। अभी देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट के तो हम लोगों को मालूम है कि 3 सेशन होती है साल में। एक है आपका जो बजट सेशन है, फिर है मॉनसून सेशन, और ये विंटर सीजन। अभी देखिए जो जुलाई से सितंबर की जो पीरियड होती है वो मॉनसून सीजन की पीरियड है। और यहाँ पे जो मॉनसून सीजन में आपका नया मोडस ऑपरेंडी, मतलब नया रूल रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को मतलब किस तरह फंक्शन करेगा उसका मोडस ऑपरेंडी या फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी तो देखिए ये तो मानसून सीज़न का पीरियड है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं हो रहा है, कोई सेशन नहीं हो रहा है ये महामारी की वजह से। तो अभी ये पार्लियामेंट्री सेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे मतलब हो सकती है ये पेंडेमिक के दौरान भी, उसके लिए मतलब राइटर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया भर में चल रही है, जहाँ पे वो पार्लियामेंट्री सेशन हो रही है कोरोना महामारी के समय भी, तो वो अपनाने की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो देते हैं कि पार्लियामेंट्री सेशंस चले, वो है आपका जो यूजुअल जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको लेके आपका पार्लियामेंट्री मीटिंग्स यूजुअल मीटिंग्स चला सकते हैं। मतलब
या तो मतलब जो बेसिक जो हाइजीनिक जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना, वो जो हु गाइडलाइंस है वो करके मतलब स्टेरिलाइजेशन कर पार्लियामेंट प्रेमिस को स्टेरिलाइज करके मतलब नॉर्मल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये एक पहला सजेशन है। और इसी तरह से आपका लेजिस्लेचर इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, स्वीडन और यूरोपियन पार्लियामेंट अभी इसी तरह चल रही है, मतलब विथ बेसिक प्रिकॉशन नॉर्मल जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है वो चल रही है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है वो आपका रिमोटली किया जा सकता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब मीटिंग से कर सकते हैं। अभी देखिए जो कंट्रीज ये मेथड अपनाया है वो है इंडोनेशिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कुछ अन्य देशों ने ये मेथड अपनाया है। और तीसरा जो है मेथड वो है हाइब्रिड, मतलब ये मतलब नॉर्मल सेशन और जो रिमोट सेशन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। और ये जो मॉडल है ये अपनाया आपका फिलीपाइंस और यूनाइटेड किंगडम ने इस मॉडल को अपनाया है। मतलब कुछ सेशंस तो वो फिजिकली जाके कर रहे हैं और कुछ मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं रिमोटली थ्रू वेब कॉन्फ्रेंसेस या आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की जिक्र हुआ है, वो आर्टिकल 85(1). अब ये क्या कहता है, जो आर्टिकल 85(1) ये कहती है द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम दोनों जो लोकसभा या राज्यसभा की सेशन को वो समन करेंगे टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट। अपने हिसाब से वो बुला सकते हैं कहीं भी किसी भी समय। बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। मतलब जो आर्टिकल 85(1) क्या कहती है कि कोई भी दो पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में मैक्सिमम पीरियड आपका 6 months या 180 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 months 6 महीना और 180 डेज। तो ये है मैक्सिमम गैप। ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल बोलती है कि आपका पार्लियामेंट्री दो सेशंस के बीच 6 months का मैक्सिमम गैप रहेगा। तो अभी देखिए ये जो हमारा जो अभी हालांकि जो 17th लोकसभा सेशन चल रही है उसकी लास्ट सिटिंग हुई थी आपका मार्च 23 को। तो इसकी जो 6 महीने की जो अवधि है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो आपका इलेप्स हो जाएगा सितंबर के 19 तारीख को। तो उससे पहले तो पार्लियामेंट्री सेशन बिठाना ही बिठाना है, नहीं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और ये जो सेशंस होगी ये आर्टिकल 85(1) को ही हम यूज़ करके कर सकते हैं। और हमारा जो आर्टिकल 85(1) कहती है, जो कहती है प्रेसिडेंट में समन द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज इट थिंग्स फिट। मतलब अभी ये प्रेसिडेंट पे, राष्ट्रपति जी पे पर ही निर्भर करेगा कि वो पार्लियामेंट का सेशन कहाँ पे बुलाना चाहते हैं और किस टाइम पे वो। तो आपकी ये जो रूल है ये कहती है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो समन इशू कर सकती है हर एमपी को, मेंबर पार्लियामेंट को, और ये स्पेसिफाई कर सकती है कि जो डेट, टाइम और जो प्लेस होगा जो कॉमेंस इस सेशन की कमेंसमेंट कहाँ पे होगी, किस डेट पे होगी, किस टाइम पे होगी और किस जगह पे होगी। तो ये नहीं है कि वाजिब नहीं है कि पार्लियामेंट में ही पार्लियामेंट्री सेशन हो, वो कहीं भी हो सकता है। ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकती है और सेक्रेटरी जनरल इसके हेतु समन इशू कर सकती है, हर मेंबर को इशू करके बता सकती है। तो ये जो एनेबलिंग क्लॉज है ये हमें ये सुविधा देती है कि हम पार्लियामेंट की सीटिंग्स थ्रू हाइब्रिड और रिमोट सीटिंग्स कहीं भी हम बैठा सकते हैं। तो इसकी यूज़ करके हमको पार्लियामेंट सेशंस बिठाना चाहिए, ये कहना है राइटर का। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और एक तथ्य है कि जो समनिंग पावर है, जो प्रेसिडेंट कभी भी कहीं भी जो पार्लियामेंट की सेशन बिठा सकते हैं, यद्यपि ये प्रेसिडेंट पे वेस्टेड है, लेकिन प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब अल्टीमेटली ये जो पावर है, ये डिसीजन है, ये डिसाइड करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री द्वारा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ही और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही ये निर्धारित करेंगे ये सेशन कहाँ हो और कब हो। और दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आता है ये कि पार्लियामेंट की सेशन मतलब जब एडजॉर्न होती है
तब वो टर्मिनेट नहीं होती है। मतलब एडजॉर्न करने से ये नहीं होती कि सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है, मतलब सेशन कंटिन्यू होता है, लेकिन उसको किसी पीरियड के लिए उसको मतलब स्टॉप किया जा सकता है, उसको बिल्कुल ही टर्मिनेट ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसकी उदाहरण देते हैं कि जो 8वां जो लोकसभा सेशन था, वो जो कमेंस हुआ था फरवरी के 23 को 1987 को, वो एडजॉर्न हो गया था साइने डाई, मतलब बिल्कुल ही मतलब बिना विदाउट कंडीशन ये अनिर्दिष्ट काल के लिए ये एडजॉर्न हो गया था अप टू। और ये कब हुआ था? ऑन May 12 आपका 1987 को। लेकिन जो लोकसभा है वो अभी मतलब लेकिन लोकसभा को अपना डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था, तो मतलब एडजॉर्न किया गया था लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। तो उसी समय जो एक प्रपोजल आई थी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स से, आपका द स्पीकर आपका उसका जो उनका जो पावर है अंडर रूल 15 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा, उसके तहत आपका जो पार्लियामेंट की जो सेशन है उसको रिकन्वीन किया गया था। ये हुआ था आपका जुलाई के 27 को टू अगस्त 28 1987 को, मतलब फिर से उसको अंडर रूल 15 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, मतलब इसके तहत क्या हो सकता है, द स्पीकर आपका रिकन्वीन कर सकता है आपका पार्लियामेंट्री सेशन जो एडजॉर्न हो गया हो। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आया है। तो ये सब फैक्ट्स कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव में। तो इससे क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन फिर से कन्वीन हुआ और पहले का जो पार्लियामेंट सेशन है उसी को कंटिन्यू किया गया था। मतलब यद्यपि ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स था। मतलब इससे ये मालूम होता है कि पार्लियामेंट्री सेशन आपका अगर एडजॉर्न हो सकती है लेकिन उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो अभी देखिए हमारे तो इससे ये फैक्ट आती है कि जो मार्च के 23 तारीख को जो पार्लियामेंट प्रोरोग हो गया था, मतलब आपकी जो अभी कोई सेशंस नहीं हुई है, तो हमको अभी जो ये कोरोना वायरस की महामारी हेतु हमें अभी फिर से जनता ये चाहती है कि पार्लियामेंट फिर से रिज्यूम हो, चाहे ये कोई भी ऑनलाइन मोड हो या फिजिकल मोड हो या हाइब्रिड मॉडल अपनाए, किसी भी मोड अपना के मतलब फिर से पार्लियामेंट सेशन बिठाना चाहिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो पास हो और फिर से जो बेसिक एसेंस है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एसेंस, जो पार्लियामेंट्री सेशन है, जो कि हमारा जो डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट की जो नींव है वो फिर से चालू हो। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल अनलॉक द हाउस की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।